सो डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीजनिंग इज द इम्प्लीकेशंस। तो हमारे पास कुछ इम्प्लीकेशंस आते हैं, इनके बारे में बच्चों मुझे प्यारी सी बात करनी है कि इन इम्प्लीकेशंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द इम्प्लीकेशंस विच आर इफ देन, ओनली इफ एंड इफ एंड ओनली इफ। ये तीन प्रकार के इम्प्लीकेशंस प्यारे बच्चों आपने इंग्लिश के जब ग्रामर पढ़ी थी वहां पर भी देखे होंगे। इफ राम eats mango, then he will succeed in IIT JEE. Hi Annie. If Ram eats mango, then he will succeed in IIT JEE. ठीक है। सही बात है गलत बात है ना? तो ऐसे मतलब वो बोलते हैं कि एक बाबा हुआ करते थे, निर्मल बाबा। कोई गया बच्चा, राम गया उनके पास कि सर बाबा IIT JEE में सिलेक्शन चाहिए। तो बोलते हैं कि आम खाया करो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वही कहानी है ना। तो इफ देन मतलब ऐसा तो ऐसा, इफ देन, ओनली इफ एंड इफ एंड ओनली इफ, ये तीन प्रकार की कहानियों के बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर। तो बेटा हम पहले बात करते हैं कंडीशनल कनेक्टिव इफ देन के बारे में। ठीक है, मेजर कनेक्टिव है इफ देन, इसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। इफ देन के बारे में डिस्कशन किया जाए तो देखो बेटा, इफ देन की कहानी क्या कहती है, देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल प्यार से समझना कि इफ P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स, P और Q क्या है बेटा, दो स्टेटमेंट्स हैं, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ P देन Q, इसको लिखेंगे ऐसे स्टेटमेंट को, इफ P देन Q इज कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। द स्टेटमेंट इफ P देन Q, इसको मैथमेटिकली डिनोट कैसे किया जाता है, P एरो, सिंगल साइडेड एरो टुवर्ड्स Q और P implies Q। ठीक है, to be read as P implies Q. In the implication P implies Q, P is called hypothesis और Q is called the conclusion। मतलब जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, P implies Q, इसको पढ़ते हैं if P then Q। इसमें P को बोला जाता है हाइपोथेसिस और Q को बोला जाता है बच्चों कंक्लूजन। हाइपोथेसिस एंड दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इफ P then Q, मतलब इस प्रकार का स्टेटमेंट यहां पर यूज में लिया जाता है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया तो बताइए, ये चमक गई तो बात बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो डन, डन और नॉट, ना 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 ना। ठीक है, अब बच्चा यहां पर क्या होता है कि इफ P देन Q के जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे दो बातें आती हैं, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, इन सब के बारे में भी हमें समझना है। तो यहाँ पर बच्चों इफ P देन Q रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट कि P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, P जो होता है दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। Q is a necessary condition for P. If P then Q has the same meaning as that of P only if Q. Only if का और if P then Q का दोनों का same meaning होता है। P implies Q has the same meaning as that of negation Q implies negation P। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको तो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि P एंड Q सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन किस प्रकार से है। बच्चों ऐसे समझो, इसकी ट्रुथ टेबल भी हमें समझनी है P implies Q की। इफ x equal to 4 then x square equal to 16। लेट्स से बेटो एक स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेल मी वेदर इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट और नॉट। जल्दी से मेरे को बताओ कि दिस इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट और नॉट।
जल्दी बताइए, ये आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट है या नहीं? है, ठीक है। इसमें बच्चों पी स्टेटमेंट कौन सा है? दिस इज द स्टेटमेंट पी एंड दिस इज द स्टेटमेंट क्यू। यस और नो? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट, दिस स्टेटमेंट इज पी एंड दिस इज क्यू। इफ दिस देन क्यू, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, मैं बात कर रहा हूं पी और क्यू की ट्रुथ टेबल के बारे में। आपको पता है दोस्तों, पी और क्यू जो स्टेटमेंट है, देखो यहां पर तो कुछ स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दिया हुआ था। अब x इक्वल टू 4 कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। लेट से पॉसिबिलिटी तो सारी लेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये चार पॉसिबिलिटी होती है। अब P इंप्लाइज Q की टेबल के बारे में बात करूं तो मैं इस एग्जांपल से इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि थोड़ा सा एनालाइज करना आसान हो जाता है। इफ x इक्वल टू 4 ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट सही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? इफ x इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर विल बी 16, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए Q वाले स्टेटमेंट के लिए P वाला स्टेटमेंट सफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यदि x का वैल्यू 4 हो गया तो x स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 16 होगी नहीं होगी? तो यहां पर देखो ये कहता है कि इफ P देन Q में P इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। P इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, मतलब Q को प्रूव करने के लिए P अपने आप में सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। अब P यदि सफिशिएंट है तो इसको यदि मैंने ट्रू लिया और इसको यदि मैंने फॉल्स लिया तो आउटपुट मेरा कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों भाई? यदि ये ट्रू है तो ये इसके लिए क्यू वाले के लिए कैसा था? सफिशिएंट था। यदि x का वैल्यू 4 हो गया और x इक्वल टू 4 जो है, यदि उसको उस स्टेटमेंट को आपने ट्रू ले लिया तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्यू के लिए क्या है? सफिशिएंट है। अब आप बोल रहे हो फॉल्स बात है तो गलत बात हो गई, तो ओवरऑल आउटकम कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो पहला ट्रू और बाद वाला फॉल्स, तो आउटपुट फॉल्स आता है। ये चीज को याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट यदि फॉल्स हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला यदि ट्रू होता है, भाई x यदि 4 के इक्वल नहीं है देन x स्क्वायर इक्वल टू 16, मे बी पॉसिबल, हो सकता है नहीं हो सकता? भाई यदि ऐसा है तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो वैसा हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। इस कारण यहाँ पर आउटपुट ट्रू आता है, एफ टी का आउटपुट ट्रू आता है। और यदि दोनों फॉल्स होते हैं तो आउटकम हमारा ट्रू रहता है बच्चों। तो याद क्या करना है हमें कि जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है P, वो Q के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बाद वाला स्टेटमेंट है वो नेसेसरी कंडीशन है P के लिए, दैट इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर P के होने के लिए वो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो मैंने नीचे लिखा नोट करके। The conditional statement P implies Q is defined to be true except in the case when P is true and Q is false। जब पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो तब P implies Q की टेबल आपको फॉल्स देती है, बाकी सभी केसेस में ये ट्रू आंसर देती है। ये बच्चों अब समझ चुके हैं हम लोग, इसको अब अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों ये बताओ मुझे, यदि मैं आपके साथ Q इंप्लाइज P की टेबल बनाना चाहूं, किसकी टेबल बनाना चाहूं? Q इंप्लाइज P की। तो Q इंप्लाइज P की टेबल क्या होगी? यहां से यहां जाएंगे, है ना। तो टी टी का टी, एफ टी का टी, पहला टी बाद वाला फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स आएगा, और एफ एफ पर भी क्या आएगा? टी आएगा। ये बात बच्चों दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई? क्लियर हुआ कि नहीं? टाइप CGS इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चमका बात या नहीं चमका? ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशनल कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको बेटा जिन भी बच्चों को थोड़ा सा ये कम चमकता है, कुछ बच्चों को
तो उनको मेरा सजेशन ये कि एक बार दोबारा से जरूर से देखना है। मतलब जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना यदि इसको पी इम्प्लाइज क्यू वाले को थोड़ा सा, तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि 2 बार जरूर से देखें, मिनिमम 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अभी के लिए बेटा आप क्या करें, इसकी टेबल को याद रखें। टेबल क्या कहती है वो मैं बात कर देता हूँ। टेबल सिंपल सी बात कहती है कि पी क्यू, देखो दोबारा बना रहा हूं मैं टेबल, ध्यान से समझना। पी क्यू, तो इनके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी थी ट्रूथ टेबल की, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये 4 पॉसिबिलिटी थी या नहीं बच्चों, बताओ मेरे को, यस और नो। तो P इंप्लाइज Q की टेबल कहती है, P इंप्लाइज Q की ट्रू ट्रू पे आउटकम ट्रू आता है, पहला ट्रू बाद वाला फॉल्स, तो आउटपुट फॉल्स आता है, यहां पर ट्रू और यहां पर ट्रू। ये चारों की टेबल बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद कर लिया आपने, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आप एग्जांपल्स देखना चाहो P इंप्लाइज Q के, तो देखो ऐसा एग्जांपल हो सकता है, इफ ABCD is a parallelogram AB equal to CD। ठीक है, जरूरी नहीं कि आउटपुट ट्रू आए इनका, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इफ मुंबई इज इन इंग्लैंड देन 2 + 2 = 5। इफ सिका वर्क्स हार्ड देन इट विल रेन टुडे। समझ रहे हो ना बात को, भावनाओं को समझना। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आया है कि सर ये जो FT वाला T कैसे हुआ। बेटा पहला वाला आप देखो, इस एग्जांपल पे देखो, ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ, तो इसको इंप्लाइज कर रहा है नहीं कर रहा, कर भाई। यदि x यदि 4 के इक्वल नहीं हुआ लेकिन x² 16 के इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता, दैट मे बी पॉसिबल। तो ओवरऑल इंप्लीकेशन आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। P जो था उसके लिए P वाज द, देखो ध्यान से समझना, P वाज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड Q इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ठीक है, चलो अब बेटा मैंने एक स्टेटमेंट और दिया था यहाँ पे, ध्यान दो, देखो ये 4th वाला, P implies Q has the same meaning as that of negation Q implies negation P। तो प्यारे बच्चों इसी टेबल में सभी लोग नेक्स्ट कॉलम बनाइए, नेगेशन P का टेबल बनाइए। सभी प्यारे बच्चे नेगेशन P का टेबल बनाइए जल्दी से, फटाफट से। नेगेशन P का बन गया तो नेगेशन Q का बनाइए। P का नेगेशन क्या होता है बेटा, T का फॉल्स, T का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन Q क्या होगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। चलो ठीक है, नाउ यू हैव टू प्लॉट द टेबल ऑफ, सॉरी यू हैव टू मेक नॉट प्लॉट, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मैं बात करना चाह रहा था कि भाई ये स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट दोनों सेम मीनिंग देते हैं, तो बताओ FF ट्रू, TF F, FT ट्रू, TT ट्रू। तो देखो इसकी टेबल, इसका ट्रुथ वैल्यूज और इसकी ट्रुथ वैल्यू सेम है या नहीं। यदि किन्हीं दो स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू सेम है मतलब उन स्टेटमेंट के मीनिंग सेम है। मैथमेटिकली इनको लॉजिकल इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बोला जाता है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, चलो यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में बात करते हैं, P इंप्लाइज Q को। देखो बेटा, we also need to be aware that in English language there are the other ways for expressing the conditional statement P implies Q। ठीक है, if P then Q, if P then Q, following are the some common ways to express the conditional statement P implies Q in the English language। बेटा ये जो if P then Q का जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला,
इसको अपन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार अपने पास ऐसा आ सकता है, इफ पी देन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, पी ओनली इफ क्यू, क्यू इफ पी, because q was the necessary condition for p. Whenever p is true, q is true. p यदि true हो गया because p was the sufficient condition, p was the sufficient condition for q. q is true whenever p is true. q is necessary for p and p is sufficient for q. मतलब q is necessary for p मतलब क्या हुआ, if p is true then q is necessarily true. If P is sufficient for Q का मतलब क्या हुआ, if you want Q to be true, it is sufficient to show that P is true. ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में बच्चों हमें याद रखना है, और जो लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के बारे में मैं बता रहा था उसके बारे में मैं एक बार आगे दोबारा बातचीत करूंगा। ठीक है, अभी आप इन पॉइंट को समझिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है, कई बार क्वेश्चन क्या दे देता है कि जैसे कि मैथमेटिकली क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से समझना, मैथमेटिकली क्वेश्चन दे दिया, इफ x इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ दो स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। अब बोल दिया जाए कि इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताइए, तो देखो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये हो गया, इफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16 देन x इज नॉट इक्वल टू 4। कैसे, मैंने क्या कहा था, P इंप्लाइज Q और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ये दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आता है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट थे। तो देखो नेगेशन Q का मतलब क्या होता है, नोट वाला मीनिंग, चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कन्वर्स की, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स, कोई बोले इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखो, क्या लिखो, कन्वर्स, तो वो होता है Q इंप्लाइज P, तो वो होता है कन्वर्स क्या होगा, इफ x स्क्वायर इक्वल टू 16 देन x इक्वल टू 4, if x square equal to 16 then x equal to 4, if x square equal to 16 then x equal to 4। नोट कीजिए, ठीक हो गया बच्चों, नोट कर लिया तो मुझे डन का मैसेज करें इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यहां पर बच्चों जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो मैं कंक्लूजन बता रहा हूं। इफ P देन Q को लिखते कैसे कैसे हैं, P ओनली इफ Q, P इंप्लाइज Q, Q इफ P। ठीक है, और इसकी टेबल TT पे T, TF पे F, FT पे T, FF पे T। ठीक है, पहला ट्रू, बाद वाला फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक, और P इज सफिशिएंट फॉर Q, मतलब यदि आपको Q को ट्रू प्रूव करना है तो P को ट्रू प्रूव कर दो, काम बन जाता है, मतलब बाद वाला ट्रू ऑटोमेटिक हो जाएगा, सफिशिएंट है P, एंड Q इज नेसेसरी फॉर P, Q इज नेसेसरी फॉर P, है ना, P को ट्रू करने के लिए Q को नेसेसरी है। ठीक है, यहां पर अपनी दो चीजों का याद रखना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चल बढ़े आगे दोस्त, चले आगे, चल। तो बच्चों यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाह रहा हूं इस इंप्लीकेशन के ऊपर। इफ P इंप्लाइज Q जो स्टेटमेंट है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरेटिकली ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको लग रहा हो सर ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बेटा यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है, वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और अलग अलग स्टेटमेंट दे देगा, उसके बारे में आपको बात करनी है।
if two lines are parallel then they do not intersect in the same plane. तो यहां पर एक स्टेटमेंट क्या है बेटा, टू लाइन्स आर पैरेलल, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन. ये है P, ये है Q. इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, Q इंप्लाइज P. गिवन क्या है, P इंप्लाइज Q, तो कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P. तो क्या होगा, इफ two lines do not intersect, if two lines do not intersect in same plane, if two line do not intersect in the same plane, if two lines do not intersect in same plane, then they are parallel. ये बात बच्चों चमकी है, क्लियर हुई कि नहीं हुई. हाउ यू विल राइट ए कन्वर्स ऑफ एनी गिवन स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे कि मैं ऑप्शन फ्रेम करना चाहूं आपके सामने अभी, तो मैं ऐसे ऑप्शन फ्रेम कर सकता था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट इन सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल, इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इन सेम प्लेन देन दे आर नॉट पैरेलल. ठीक है, ठीक है बेटा. इस स्टेटमेंट को हम, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, इसमें इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यदि हमें लिखना हो, भाई इसका इक्विवेलेंट लिखना है क्या, जो आंसर है इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखते हैं. चलो आंसर का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तो ये क्या है, Q इंप्लाइज P था, ये क्या था, Q इंप्लाइज P था, तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q. याद करो भाई, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं नेगेशन P. नेगेशन P का मतलब क्या हुआ, if two lines are not parallel, if two lines are not parallel, then they do, एक Q स्टेटमेंट क्या था, they do not intersect in the same plane, then they intersect in the same plane, then they intersect in the same plane. In the same plane. ठीक है, बात समझ में आई क्या. तो बच्चों यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि कहीं पर भी ऑप्शन कैसा भी दिया हुआ हो, आपको मैथमेटिकली शब्दों के पीछे नहीं जाना है, वर्ड्स के पीछे नहीं जाना है, आपको मैथमेटिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है, जैसे अपन ऐसा लिख सकते थे इसी आंसर को, टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ओनली इफ, ऐसा लिख सकते थे आंसर. मैं बोल रहा हूं, टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ओनली इफ दे आर पैरेलल इन द सेम प्लेन. if they are parallel, only if they are parallel. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं बच्चों. एक मिनट लिख लिया होगा वो आपने. चलो इस वाले के बारे में बात करो, इफ देन को इफ देन के फॉर्मेट में लिखो. चलो हो जाओ शुरू. Yes, sir, clear.
ठीक है, आंसर बताइए। चलो, तो देखो बेटा, हमें इफ देन के फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन देखो, इट इज नेसेसरी टू हैव ए पासवर्ड टू लॉग इन टू द सर्वर। तो हम क्या लिखेंगे? इफ यू लॉग ऑन टू सर्वर देन यू हैव ए पासवर्ड। इफ देखो, इट इज नेसेसरी टू हैव ए पासवर्ड, तो पासवर्ड रखना नेसेसरी था। टू लॉग ऑन टू द सर्वर, तो हम क्या कहेंगे? इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव ए पासवर्ड। ये स्टेटमेंट समझ में आएगी नहीं आया? ठीक है, इफ देन की तरफ में, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू पे द सब्सक्रिप्शन फीस। हम क्या कहेंगे? इफ यू कैन एक्सेस द वेबसाइट देन यू पे ए सब्सक्रिप्शन फीस। इफ देन में कन्वर्ट कर दिया के लिए। बेटा देखो, क्या होता है कि जो एग्जाम होता है वहां पर इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको गिवन हो सकते हैं, तो उन स्टेटमेंट का मीनिंग सेम होता है, ये समझ में आना चाहिए। उनको हम एक दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में जेई मेन के अंदर, जहां पर हम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। नोट कीजिए। कर लिया नोट? नोट कर लिया तो बच्चों जल्दी बताइए, डन का मैसेज कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलूं आगे, बढ़ूं आगे। तो देखो, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं इफ पी देन क्यू का। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट इट इज रेनिंग, गेम इज कैंसिल्ड बाय यूजिंग इफ देन। क्या लिखूं बेटा मैं? इफ इट इज रेनिंग, if it is raining then the game is cancelled। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, ये एक अगला क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू बताइए मेरे को, क्या होगी? इफ मुंबई इज इन इंग्लैंड देन 2 + 2 = 5। what will be the truth value of this conditional statement? मुंबई इज इन इंग्लैंड, ये पी स्टेटमेंट है। 2 + 2 = 5 क्यू स्टेटमेंट है। आई नीड टू टॉक अबाउट द पी इंप्लाइज क्यू। पी कैसा है? फॉल्स। क्यू कैसा है? फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, आंसर इज ट्रू, आउटकम इज ट्रू। डन? चलूं? चलो, identify the necessary and sufficient condition for if you drive over 80 km/h then you will get a fine। चलो, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताइए क्या होगी?
सफिशिएंट कंडीशन बताइए। P is a sufficient condition for Q. You drive over 80 kilometer per hour. You drive over 80 kilometer per hour. This is your sufficient condition. Sufficient condition is P, है ना, small p. You will get a fine, and the sufficient necessary condition बाद वाली Q वाली you will get a fine. देखो, necessary is getting fine. Q is necessary for P when you drive over 80 kilometer per hour. ठीक है, and sufficient is driving over 80 kilometer per hour. बात चमकी कि नहीं चमकी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चों की क्लियर हुई बात? ठीक है, तो बेटा देखो, ये कंडीशन लिखना आनी चाहिए, नेसेसरी और सफिशिएंट कौन कौन सी होती है। कुछ बच्चे केवल सिंपल टेबल याद कर लेते हैं, उनसे फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो वहां पे समस्या आएगी बेटा, है ना। चलो आगे, चलो ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों थोड़ी सी थियोरेटिकल बात थी P इम्प्लाइज Q के बारे में। आई होप सभी प्यारे बच्चों को P इम्प्लाइज Q की कंडीशन क्लियर हो गई होगी।